के लिए काम करते थे। कंपनी से उन्हें इस समंदर के बीच बने ऑयल टैंकर को तबाह करने के ऑर्डर मिले थे। अब उनमें से एक आदमी बॉम्ब को लेकर समंदर में नीचे कूद जाता है, जहां पर जब वो इस बॉम्ब को ऑयल रिग के बेस पर लगाकर वापस ऊपर आ रहा होता है कि तभी वहां पर कोई अनजान सा बहुत ही बड़ा क्रीचर आकर उसे मार डालता है। वो उसे खा जाता है और इसके बाद वो उसके उस साथी को भी मार देता है जो कि ऊपर बोट पर उसका वेट कर रहा था। खैर अब इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि निक्सन आई कंपनी के लिए ही काम करता है। वो उसमें एक इंस्पेक्टर है। उसकी वाइफ इनेस और उनके दो बच्चे ओडी और टॉमी भी उनके साथ थे और ये लोग अपनी चाइल्ड वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे। अब थोड़ी ही देर में ये लोग एक बीच पर पहुंचते हैं और यहाँ जाकर काफी मजा करते हैं। टॉमी अपने टेलीस्कोप से उस जगह को देखता है जहाँ का इंस्पेक्शन करने के लिए पॉल को यहाँ पर भेजा गया था। वो ट्रिप का मजा लेते हुए साथ ही साथ अपने काम भी कर रहा था। खैर अब इसके बाद ये लोग सिटी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर पॉल नोटिस करता है कि ये शहर पहले के मुकाबले काफी खाली लग रहा है। ये शहर वीरान दिख रहा था, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। सभी लोग काफी डरे सहमे हुए लग रहे थे। खैर अब पॉल एक आदमी के पास जाकर होटल जाने का रास्ता पूछता है। पॉल बताता है कि मैं निक्सन कंपनी से हूँ और उसी ने ये पूरा एरिया कंस्ट्रक्ट किया था। पॉल की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि वो मानता था कि इस टाउन की वीरानी की वजह निक्सन कंपनी ही है जिसमें पॉल काम करता है। तभी यहाँ पर आइनेस आकर उस आदमी को बताती है कि हम यहाँ पर बस वेकेशन मनाने के लिए आए हैं। वो उसे कुछ पैसे देकर होटल का रास्ता पूछती है, जिस पर वो आदमी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग एक कैफे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पॉल को उसकी कंपनी की कॉल आती है। वो पॉल से उसका काम जल्दी खत्म करने के लिए कह रहे थे और अब इसलिए ना चाहते हुए भी पॉल को अपनी फैमिली को यहीं पर छोड़कर अपने काम के लिए जाना पड़ता है। समंदर के किनारे पॉल उस आदमी से मिलता है जो कि उसे उसकी लोकेशन तक ले जाने वाला था। वो कंपनी की तरफ से ही भेजी हुई बोट में उसका वेट कर रहा था। पॉल उससे इस टाउन की वीरानी के बारे में पता करता है। वो कहता है कि पहले तो ये शहर ऐसा नहीं हुआ करता था। वो आदमी कहता है कि डर जिसकी वजह से ये सभी लोग ये टाउन छोड़कर चले गए हैं और ये डर एक बहुत ही बड़े जॉइंट क्रीचर का है जिसे कि ब्लैक डीमन के नाम से जाना जाता है। पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब इसके बाद वो आदमी पॉल को एक जगह पर आकर उतार देता है और कहता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ से आगे पॉल को अकेले ही जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कैफे में बैठकर पॉल की फैमिली उसका वेट कर रहे थे। तभी वहां पर एक शराबी आदमी उन्हें देखकर उनके पास आता है। वो यहाँ उन्हें अकेला पाकर आरटी को टच करने लगता है, इसलिए इनेस एक कांच की बोतल उसके सर में मारती है और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर उन्हें पता लगता है कि किसी ने उनकी गाड़ी के टायर भी पंचर कर दिए हैं, इसलिए वो जल्दी से भागकर एक बोटमैन के पास आती है और उसे उस प्लेटफॉर्म तक चलने के लिए कहती है जहाँ पर पॉल गया हुआ है। वो पहले तो इनसे मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि इनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल जब अपनी लोकेशन तक पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ डाइविंग इक्विपमेंट का मलबा नजर आता है जिसमें कि काफी खून लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इस ऑयल रिग का स्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका था। इसके बाद वो केबिन में आकर किसी को आवाजें देने लगता है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक डॉग था और कोई नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर शैडो और जूनियर आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाता है, जो कि खुद भी काफी डरे हुए थे। पॉल इन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ, जिस पर शैडो कहता है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से किसी बोट के आने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखने के लिए आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बाहर उस बोट में पॉल की फैमिली है। पॉल का बेटा जब अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे समंदर में एक बहुत ही बड़ी परछाई नजर आती है जो कि बहुत तेजी से बोट के नीचे से गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को भी बोट के करीब किसी क्रीचर की मौजूदगी के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस क्रीचर का ध्यान बटाने के लिए प्लेटफॉर्म पर लोहे को हिट करने लगते हैं ताकि क्रीचर को बोट से दूर रखा जा सके। लेकिन पॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब इतने में पॉल की फैमिली प्लेटफॉर्म के करीब आ जाती है और उन्हें सेफली प्लेटफॉर्म पर उतार लिया जाता है। लेकिन वो बोट वाला जो कि अब काफी डर चुका था, वो जल्द ही अपनी बोट को वापस मोड़ लेता है। तभी यहाँ पर पॉल की बेटी स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाती है, जहाँ उसे पानी के अंदर काफी सारी बॉडीज के कटे फटे हिस्से दिखाई देते हैं। और अब जैसे ही वो क्रीचर आकर इस पर अटैक करने वाला था कि ये लोग उसे पानी से ऊपर खींच लेते हैं। अब पॉल शैडो से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर शैडो उन्हें एक टेलीस्कोप से दिखाता है कि एक बहुत ही बड़ी शार्क उस बोट का पीछा कर रही थी और देखते ही देखते वो उस बोट पर अटैक करके उसके बीच से 2 टुकड़े कर देती है। शैडो इन्हें बताता है कि ये वही ब्लैक डीमन है जिसने पूरे शहर को खौफ में डाल रखा है और यही वजह है कि ये दोनों भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आना चाहता। अब ये लोग महसूस करते हैं कि प्लेटफॉर्म की बेस उस शार्क के अटैक से काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए सभी चीज यहाँ पर काफी तेजी से हिल रही थी। पॉल कहता है कि पावर का मसला तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए पानी के अंदर जाना होगा। इनेस को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अब इन लोगों के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर शैडो बताता है कि ये डीमन गॉड की तरफ से एक श्राप, एक कर्स है
क्योंकि गॉड ने इंसानों के लिए ये दुनिया बनाई, इसमें लाखों रिसोर्सेस पैदा किए, लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए उन सभी रिसोर्सेस को तबाह करने में लग गया। इंसानों ने जंगलों को काट डाला, समंदर में धमाके किए जिससे लाखों जानवर मारे गए, नेचर का साइकिल हिल गया। और इसलिए ये ब्लैक डीमन गॉड की तरफ से एक पनिशमेंट के तौर पर आई है। पोल उसकी बात नहीं मानता, लेकिन शैडो अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ा हुआ था। वो कहता है कि इस क्रीचर को मारने का भी कोई फायदा नहीं जब तक कि फाइनल सैक्रिफाइस नहीं हो जाता। अब शैडो जूनियर मेटल से बने एक कैप्सूल की मदद से समंदर में एंटर होते हैं। नीचे जाने पर उन्हें सपोर्टिंग कॉलम मिल जाता है जो कि बुरी तरह से ऑयल से घिरा हुआ था और उस पर एक बॉम्ब लगा हुआ था जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। उस पर 2 घंटे और कुछ मिनट का टाइम रह गया था, यानी कि ये बॉम्ब 2 घंटों के बाद एक्सप्लोड हो जाएगा। तभी यहाँ पर इनमें से एक आदमी को यहाँ पर बॉडी के कुछ पार्ट्स नजर आते हैं, जिसमें से अभी कुछ पार्ट तो जिंदा थे, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन थी। और ये देखकर वो समझ जाता है कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उस कैप्सूल के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वो जायंट क्रिएचर उस कैप्सूल को पकड़ लेती है, वो उसे और भी ज्यादा गहराई में ले जाने लगती है। पोल ये देखकर घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। इसी बीच शैडो किसी तरह से तैरकर ऊपर आ जाता है और तभी ने पानी में जूनियर की बॉडी नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसे ऊपर खींचते हैं उसका नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गायब था। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। खैर अब कुछ देर के बाद जब पोल अंदर आता है तो टॉमी उससे पूछता है कि डैड क्या हम मरने वाले हैं। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये भी एक चैलेंज है चेस गेम की तरह, जिस पर टॉमी कहता है कि चेस गेम में तो कुछ पीसेस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है किंग को बचाने के लिए। और साथ ही वो इन्हें लालू गार्ड की स्टोरी भी बताता है जो कि उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी, क्योंकि उसने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर दिया था और फिर बाद में उसके रोने से नदियां बनी थी। पोल उसे यकीन दिलाता है कि बेटा देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर अब इसके बाद वो बेसमेंट में जाकर जनरेटर को ठीक करने लगता है ताकि कूलिंग सिस्टम को ऑन किया जा सके। वहीं उसकी फैमिली वहां पर कुछ काम की चीजें ढूंढने लगती है। इसी बीच टॉमी एक छोटी बोट में काफी सारी डॉल्स रख के उसे समंदर में बहाता है और साथ ही वो गॉड ऑफ सी से प्रे करता है कि वो उन्हें माफ कर दें और यहाँ से जाने दें। लेकिन तभी उस बोट में से एक डॉल पानी में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनेस को एक वोल्ट में कुछ पेपर मिलते हैं जिस पर कि पोल के सिग्नेचर थे। उस पर लिखा था कि ऑयल रिग वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये चलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी पोल ने उन पर साइन करके उसे पास कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ नीचे वो शार्क उस प्लेटफॉर्म से टकराती है जिससे एक जोर का झटका लगता है जिससे पोल पानी में गिर जाता है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर इनेस जल्दी से उसके पीछे से पानी में कूद जाती है और वो किसी न किसी तरह से उसे जल्दी से पानी से बाहर ले आते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद इनेस पोल से झगड़ा करने लगती है। वो कहती है कि सब कुछ पता होते हुए भी तुमने उन पेपर्स पर साइन क्यों किए और इसी वजह से पहले भी कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। वो कहती है कि असली शैतान, असली मॉन्स्टर तो तुम हो। पोल कहता है कि देखो इनेस, मैंने ये सब अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए किया है, लेकिन इनेस उसके बहानों को नहीं सुनती। खैर अब इसके बाद पोल जनरेटर को तो फिक्स कर लेता है, लेकिन अब उसमें निकलने की उम्मीद नहीं बची थी। वो शैडो के सामने कन्फेस करता है कि मैंने ही उन पेपर्स को पास किया था और मैंने ऐसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया था। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। तभी से याद आता है कि इसी की कंपनी ने ही इस प्लेटफॉर्म को तबाह करने के लिए यहाँ पर बॉम्ब फिक्स करवाया था और बाद में उन्होंने पोल को इस जगह पर इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया। यानी कि वो पोल से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे क्योंकि वो कंपनी के सारे राज जानता था। वहीं दूसरी तरफ पोल की फैमिली एक डैमेज बोट को रिपेयर करने में लगी हुई थी और शैडो रेडियो को ठीक करने का ट्राई करता है। तभी पोल शैडो के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बोट के जरिए मेरी फैमिली को किनारे की तरफ लेकर जाओ। शैडो समझ जाता है कि पोल यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस करना चाहता है। वो ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो पोल के रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। जब बॉम्ब को एक्सप्लोड होने में 15 मिनट बचे होते हैं तो पोल पानी में जाने की तैयारी करता है। साथ ही वो इनेस से झूठ बोलता है कि वो उस बॉम्ब को उतार कर अपने पास रखना चाहता है ताकि वो रास्ते में इनके काम आ सके। और अब यहाँ पर जल्दी से शैडो भी तैयार होकर पोल की फैमिली को एक एस्केप बोट में बैठाकर यहाँ से दूर लेकर जाता है। पोल पानी में जाकर उस बॉम्ब को उतार लेता है और जनरेटर की मदद से वो लाइट्स ऑन करके उस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अब शार्क भी उसकी तरफ आने लगती है। खैर अब पोल आखिरी बार अपने परिवार से बात करता है। वो इनेस को बताता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता और शैडो को कहता है कि तुम्हारे लोगों की जान बचने वाली है और अब उन्हें इस क्रीचर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। वो आखिरी बार अपने बच्चों से भी बात करता है जिससे सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं क्योंकि उनके फादर उनकी जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस देने वाले थे। खैर अब इसके बाद पोल उस शार्क के सामने आ जाता है और वो शार्क भी तेजी से पोल के सामने आती है। वो उससे पूरा निकल जाती है और ठीक उसी समय पर वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और अब पोल के साथ साथ वो शार्क भी मारी जाती है। ये सब पोल की फैमिली भी देख रही थी और ये देखकर वो बहुत रोने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद एक बोट उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाती है जिसे कि शैडो ने ही रेडियो से सिग्नल भेजा था।
अब पोल की फैमिली को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस तरह से पोल अपनी जान देकर अपने परिवार की जान बचा लेता है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।